तो एसवीपी इंस्टीट्यूट की तरफ से फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी के लिहाज से देखें तो काफ़ी कुछ, थ्योरेटिकल तो बहुत कुछ आता है इसमें से। नीट की तरफ से देखें तो एक से दो क्वेश्चन आपको फिजिक्स में यहाँ देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन की तो 100% श्योरिटी है। ईजियर साइड पे क्वेश्चन आता है, बहुत आराम से चीज़ को समझना है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। बेसिक ठीक लेकर चलोगे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये क्लास एसवीपी इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन। सॉलिड जो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, बस रिमाइंड होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ सॉलिड? तो व्हाट आर सॉलिड्स? तो फिक्स शेप होती है, रिजिड बॉडी है ना, शेप भी से फिक्स है, शेप और साइज़ भी। बिकॉज जो मॉलिक्यूल का पोजीशन है, जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो इधर उधर भागते ही नहीं है। मतलब दोनों के क्या है, इन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कंपेयर करें हम लिक्विड से, गैस से, तो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो इसलिए ये अपनी बॉडी को, जो शेप है उस साइज़ को मेंटेन रखते हैं, रिजिड है बॉडी। लेकिन क्या चेंज नहीं किया जा सकता सॉलिड्स में? किया जा सकता है। अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें इस पर बहुत ज़्यादा, तो किया जा सकता है। मान लो कोई सॉलिड पत्थर है, हथौड़ा मार के आप उसे तोड़ सकते हो। कोई बहुत सॉलिड शीट है या थोड़ा सा ब्लॉक है लोहे का, आप उस पर हथौड़े मारते रहो, मारते मारते आप उसे शीट बना दोगे। बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचोगे तो उसका तार भी बना सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक है हार्ड, जैसे पेन है, अब मैं चाहूँ तो इसे बहुत फोर्स करके बेंड कर सकता हूँ। देखो हो रहा है ना, देखो हो भी गया। कुछ थोड़ा सीधा भी करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्या करके दे दिया ये। देखो, ठीक है। तो बस सॉलिड को चेंज किया जा सकता है अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, लिमिट में। लिमिट से ज़्यादा लगा दोगे, मान लो उसकी जो इंटरनल फोर्स है, अभी समझाऊंगा क्या होती है, उससे ज़्यादा लगा दोगे तो टूट भी सकता है। अभी समझाता हूँ क्या है। तो ही चीज़ आती है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। बहुत आराम से समझना है, बहुत ईजी है, बच्चों की तरह चैप्टर हो जाएगा ये, अगर ध्यान से समझोगे तो ईजी एकदम। इलास्टिसिटी का मतलब है जब आप किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं और खींचते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है वापस। तुम में से किसी पर रबड़ बैंड है क्या? दिखाओ। जैसे कि एक प्लास्टिक है, सॉरी इलास्टिक। अब मैंने इसे यहाँ से फोर्स लगाया और खींच रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है, ये मैं इसे अपोजिट साइड में खींच रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ फोर्स लगाकर वापस अपनी नॉर्मल शेप में आना चाहती है। तो जब मैं किसी चीज़ पर फोर्स लगाऊं आउटसाइड, या किसी भी तरफ से लगा दूं, लो इस तरफ से लगा दूं, तो वो फोर्स बैक करे, रीस्टोर करने की कोशिश करे, खुद को रीस्टोर करने की कोशिश करे। तो फोर्स लगाए वो अंदर, मतलब मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो वो अंदर की तरफ लगाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए और अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश करे। तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। लेकिन एक दूसरी तरह का मटेरियल है जैसे प्लास्टिक, मतलब ठीक है, अब लोहा भी हो सकता है, इसमें समझाऊंगा कैसे। अगर मैंने इसे बैंड किया तो ये एक लिमिट पे आके इतना ज़्यादा बैंड हो जाएगा कि फिर वापस नहीं जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा। मान लो एक प्लास्टिक की बॉल है, मैंने उसको बहुत फोर्स से पिचका दिया, क्या होगा? क्या छोड़ने के बाद वो दोबारा से बॉल बन जाएगी? नहीं। वो पिचकी रहेगी। तो जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आने की पूरी कोशिश करके वापस आ जाए तो वो तो इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ना है तो उसे प्लास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे ये पेन शो करेगा या एक बॉल शो करेगी। ठीक है, डेफिनेशन ये रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और लिख सकते हैं एज इट इज़, और याद रख सकते हैं। कोशिश की है मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट आउट करने के लिए। इन्हीं के साथ साथ दो चीज़ें हमको जुड़ी हुई मिलती हैं, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो आपने बहुत सुना हुआ है, बड़ा स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, काम का बड़ा स्ट्रेस रहता है, दिमाग में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस होता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स चेंज लाने की कोशिश करता है, जैसे रबड़ बैंड में चेंज लानी, तो रबड़ बैंड एक ताकत उल्टी लगा रही थी ना, वापस सही होने के लिए। तो जो अंदर से एक फोर्स लगती है जो उसे अपनी शेप में रिस्टोर करने की कोशिश करती है, जो अपोजिट फोर्स है, अप्लाइंग फोर्स है, वही स्ट्रेस होती है। अब जो हमारी टेंशन है दिमाग में,
वो कैसे है, बाहर का जो प्रेशर है, जब हमारा दिमाग उन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है तो हमें दिमाग में दर्द फील होता है, तो उसको हम बोलते हैं बड़ा स्ट्रेस हो रहा है यार, है ना। चलो, तो मान लो एक नॉर्मली ये स्प्रिंग थी, मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग क्या चाहेगी, वापस अपनी अपोजिट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है, यही स्ट्रेस कहलाता है, यही स्ट्रेस कहलाता है। तो ये हमेशा कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो वीडियो तो खड़ी है, देख के जा भी सकते हो। चलो, अब इसका एक फॉर्मूला बना लें। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तुम्हें कुछ और भी याद आ रहा होगा इससे, प्रेशर। हाँ, इसका भी फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम है, तो यूनिट भी सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। तो इसकी यूनिट तो सेम है प्रेशर से, लेकिन ये चीज़ अलग है, प्रेशर अलग है और स्ट्रेस अलग है। क्यों, स्ट्रेस तो होता है जो कि अंदर से लग रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से लग रहा है ना। इलास्टिक जो है वो अपने आप लगा रही है उस पर, रबड़ या हमारी स्प्रिंग, वो अंदर से अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है। प्रेशर तो ऊपर से लगता है, प्रेशर तो ऊपर से लगता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, अगर कोई ऐसे ही पूछ ले तो, है ना। चलो, प्रेशर एक्सटर्नल है और स्ट्रेस इंटरनल, रिस्टोरिंग फोर्स है स्ट्रेस जो है। तो स्ट्रेस के भी टाइप हैं, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और हाइड्रोलिक। बात करते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, आसान है बहुत। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ रिलेटेड, मतलब जब किसी की लंबाई में चेंज आ जाए, मतलब जब आप नीचे की तरफ, मान लो ये पेन है, मैं इसको एक नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, जिससे कि इसकी शेप में कोई चेंज आता है, आने की कोशिश करता है, तो जब वो स्ट्रेस आ जाएगा इसके अंदर, मान लो ये स्प्रिंग ही लटक रही होती, रबड़ दिखाओ, वैसे बच्चे समझ गए होंगे पर फिर भी दिखा देते हैं। मान लो ये रबर ही है, अब इस रबर को ही खींच रहा हूँ मैं, देखो नीचे की तरफ, तो उसकी शेप में चेंज हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल इसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको दोबारा से ठीक करना चाह रहा है। अच्छा, याद रखना, कई बार क्या होता है, इसे स्प्रिंग को खाली हम खींचते ही नहीं है, स्प्रिंग को कई बार हम दबा भी देते हैं। जब हम स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस आना चाहती है, और जब दबा देते हैं तो वो खुलना चाहती है। तुमने वो पेन देखा ना खटके वाला, तो स्प्रिंग दब जाती है, अटक जाती है, एकदम से उसको रिलीज कर दो, टक खुल जाती है, क्योंकि स्प्रिंग को खींचोगे तो वापस आना चाहेगी, दबा दोगे तो खुलना चाहेगी, मतलब वो नॉर्मल शेप में आना चाहती है। तो अगर किसी की लेंथ में चेंज हो जाए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से, आपने नीचे की तरफ खींच लिया है, लेंथ में चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर किसी को मैं दबा दूं और दबाने से किसी की शेप में चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, टेंसाइल भी लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेसिव भी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के दोनों टाइप हैं। अगर लेंथ बढ़ रही है तो वो टेंसाइल, और लेंथ घट रही है तो कंप्रेसिव, बस ये है। पर हो रही है लेंथ में चेंज, एक में लंबी और एक में छोटी, पर जब लेंथ में चेंज हो रही है, कुल मिला के हैं दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडनल ही, लेकिन एक में लेंथ बढ़ रही है और एक में घट रही है। अगला है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, ठीक। मतलब अब तक तो बॉडी के नीचे से लग रहा था, फिर नीचे से लग रहा था, लेंथ बढ़ रही थी, अब साइड से लगेगा। कहाँ से लगेगा, मान लो ये रखा है, मैं इस तरफ से फोर्स लगा के इसे खराब कर दूँ, दिखाओ रबड़ बैंड जैसे ये है, अभी नीचे की तरफ नहीं है, अब मैं इस तरफ से हाथ लगाऊंगा, उंगली लगाओ, इस तरफ उंगली लगाओ, कोई पकड़ लिया। अब मान लो अब मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, ट्रायंगल, तो इस तरफ देखो, देखिए, लेकिन रबड़ कहाँ वापस आना चाहती है, अपने नॉर्मल शेप में, ये देखो। अब मैंने टेंजेंशियल लगा दिया इस तरफ, पहले लॉन्गिट्यूडनल था ऊपर की तरफ, अब टेंजेंशियल मतलब लॉन्गिट्यूड के नॉर्मल इस तरफ से भी हो सकता है, वैसे इस तरफ लगा दिया, अभी अपने नॉर्मल शेप में वापस आना चाहती है ना, तो शेप में चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से भी, बस। तो ये शेयरिंग या लॉन्गिट्यूडनल, वो सॉरी टेंजेंशियल है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, शेप की शेप में चेंज हो गया, ठीक है।
तो जो क्रॉस सेक्शन की तरफ लगे, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जब इस तरफ से लगता है तो काटते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना। तो क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगती है वो टेंजेंशियल या शेयरिंग, और ऊपर से नीचे लेंथ की तरफ जो लगती है वो लॉन्गिट्यूडल है। अब एक है हाइड्रोलिक। क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसका क्या मतलब है? जो स्ट्रेस हाइड्रोलिक का मतलब होता है लिक्विड, है ना, याद रखना हमेशा क्या होता है, लिक्विड की वजह से हो। किसकी वजह से हो? की वजह से हो, तो वही फोर्स होती है हाइड्रोलिक फोर्स। जैसे कि तुमने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जिसके अंदर क्या होता है, जहाज चल रहा है, पानी एक तरफ से छेदों के अंदर आ गया है, तो फोर्स इतना तेज हो गया है पानी का कि वो जहाज को फाड़ फाड़ के अंदर घुसता है, गेटों को तोड़ देता है, लोगों को बहा देता है ना, क्योंकि वो फोर्स लगाता है। और जब वो फोर्स लगाएगा तो वो चीज़ को उसकी शेप में चेंज ला देगा। क्या ला देगा? चेंज ला देगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो ला देगा, कम होगा तो मतलब अगर कोई चीज़ रोक सकती है उसको, उस प्रेशर को रोक सकती है तो रोक लोगे तुम। कई बार क्या होता है, तुम टंकी को नीचे से पकड़ लेते हो, टंकी चल रही होती है तो उंगली से रोकने की कोशिश करते हो, जब तक रोक पाते रोकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारी उंगली भी उस पानी को निकलने से नहीं रोक पाते, तुम हटा लेते हो हाथ, मेरे बस की नहीं है ना। अब जैसे तुम्हारा गुब्बारा है, तुमने वो उसमें पानी भरना शुरू किया, वो बढ़ता चला गया, उसका वॉल्यूम बढ़ता चला गया, लेकिन एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद उस फोर्स को सह नहीं पाएगा और फट जाएगा, है ना। तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो पानी की वजह से आए, अगर इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, मैंने तो गुब्बारे का इंटरनल वाला एग्जांपल दे दिया, वैसे बाहर से अगर कोई पानी पड़े और वो किसकी शेप को चेंज कर दे, ठीक है, जैसे कि जहाज में पानी घुसा और उसके दरवाजे सब तोड़ डाले, तो वो क्या है, उसकी वॉल्यूम में अगर चेंज हो जाए तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल देते हैं, वॉल्यूम में चेंज होना। तो ठीक है, अब एक अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? बहुत आसान है। स्ट्रेस की वजह से तुमने अभी तक देखा कि शेप में चेंज हो रहा है, या तो लंबाई घट रही है या बढ़ रही है, या शेप में लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रहा है, या हाइड्रोलिक की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब शेप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। स्ट्रेस आ रहा है तो शेप बदल रही है, तो कितनी शेप बदल गई ओरिजिनल से, वही स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इज सिंपली द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच या डिफॉर्म्ड, मतलब कितनी डिफॉर्मिटी आ गई, कितना वो चेंज हो गया अपने ओरिजिनल स्वभाव से, दैट इज स्ट्रेन। फॉर्मूला बना स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, जो भी ओरिजिनल थी और जो अब हो गई है बाद में स्ट्रेस के बाद, उन दोनों को ये डिवाइड करके तुम निकाल लेते हो बस। तो भाई स्ट्रेस 3 तरह का है, 3 तरह से बॉडी को चेंज कर रहा है, तो स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा, लॉन्गिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूम। अभी तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट मारो और तुम हाँ बोल दो। समझ में आ रहा है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ में चेंज, अब वो लंबी हो जाए चाहे छोटी हो जाए, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज क्या? डेल्टा एल, चेंज का मतलब डेल्टा अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों को आपस में रख के सॉल्व करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता चल जाएगी। शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, जैसे हम टेंजेंशियल भी बोल देते हैं, तो अब टेंजेंशियल का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, टेंजेंशियल तो ऐसे चलता है साइड बाय साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चीज़ खिसक गई हो, यहाँ से यहाँ तक खिसक गई हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इससे नापा जा सकता है उसे, तो है ना। जैसे मान लो मेरा रबड़ बैंड है, हाथ लगाओ इसमें, लगाओ, अब ये नॉर्मल, मैंने यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगाया, हिल गया ना, इसकी नॉर्मल पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, हटो। तो वही क्या है? डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्चुअल लेंथ, खेल खत्म, शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। अगला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोलिक, ठीक है। हाँ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो भी था और चेंज इन वॉल्यूम, खत्म। यही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इजी है, बिल्कुल समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज़ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हुक्स लॉ क्या है, मैं समझाता हूँ। वैसे इसको समझाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। तुम्हें एक बात तो समझ में आएगी होगी, स्ट्रेस आता है तो चेंज होता है शेप में, और जितना चेंज होता है उसी को हम स्ट्रेन बोल देते हैं। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि अगर छोटी मोटी डिफॉर्मिटी हो रही है, बहुत
हाँ। बड़े चेंज के लिए इसने लॉ नहीं दिया, छोटे मोटे चेंजेस के लिए लॉ दिया कि अगर स्ट्रेन लग रहा है तो स्ट्रेस लग रहा है तो स्ट्रेन सेम होगा, मतलब शेप में चेंज होगा तो स्ट्रेस जो आएगा वो सेम होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से आया हमारे पास, स्ट्रेस और स्ट्रेन से आया है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं हुक लॉ के बारे में। हुक लॉ एक इम्पेरिकल लॉ है। इसका क्या मतलब है, इम्पेरिकल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कुछ चीज़ों पे अप्लाई होता है, कुछ चीज़ों पे नहीं भी होता। तो यहाँ साफ साफ लिखा है फॉर स्मॉल डिफॉर्मिटीज, छोटे मोटी चीज़ों के लिए चल जाता है, लेकिन बड़े जो चेंजेस होते हैं उन सब में एक साथ ये नहीं चलता है। चलो तो आज की क्लास इतनी है, पर फिर भी जाते जाते कुछ मैं बताता हूँ कि क्यों हमें इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी पढ़नी होती है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि किसी के अंदर कोई चीज़ कितनी कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है, को कितनी खींच सकती है, किसी के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, किसी के अंदर इलास्टिसिटी है या नहीं, वो टूट ना जाए बैंड करने पे, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, तभी तो आप इंजीनियरिंग लेवल पे जब आगे जाओगे, ठीक है, या आगे फिजिक्स में कुछ करोगे इस तरह से, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा। मान लो तुम एक पुल बना रहे हो जिसमें तार बंधे हुए हैं, जैसे सिग्नेचर पुल बना है हमारे दिल्ली में, लोहे की वायर्स हैं, तो वायर जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी उनके अंदर, वो कुछ खिंच भी सकती होंगी, इसलिए वो पुल थोड़ा हिलता भी है। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसी वायर होती कि थोड़ा भी टेंशन दूंगा तो वो टूट जाएगी, तो क्या वो पुल चलेगा, मतलब वो थोड़ा भी लचीले नहीं होंगी वायर्स तो वो चल पाएंगी। तो मतलब किसी ने दिमाग लगा के वो मटेरियल जिसको इलास्टिसिटी का अंदाज़ा है ना, कंप्रेसिवनेस का अंदाज़ा है, टेंसाइलिटी का अंदाज़ा है, उसने ही वो बनाया होगा पुल। अब कोई क्रेन है जो कि भारी सामान उठा रही है, या जेसीबी है जो सामान उठा रही है, अगर उसका जो लोहा है वो प्लास्टिक इलास्टिक लोहा होता, मतलब कि थोड़ा बैंड भी हो जाए, तो क्या होता, वो उठाते उठाते बैंड हो जाती, चीज़ों को नहीं उठा पाती। क्रेन क्या होती, झूल जाती चीज़ उठाते उठाते, लेकिन उसका लोहा कैसा है, बिल्कुल बैंड नहीं होता, एकदम सॉलिड है, तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। प्लास्टिसिटी है, अगर मुड़ गई तो मुड़ी रह जाएगी वो। तो उसमें जो चीज़ यूज़ करनी है वो इंजीनियर ने जो चुना होगा वो सोच समझ के चुना होगा ना, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 था, अगला पार्ट 2 आएगा, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक कंप्लीट वीडियो आएगी, देन इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड ऑल द बेस्ट। नीट के लिए इतना ही काफ़ी है, और एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो बस, ठीक है। मिलता हूँ अगली क्लास में।